अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। फजील सदीकी साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। फजील सदीकी साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। फजील साहब, आपने कुछ अर्सा पहले अपने दीगर जो मुतासरीन हैं बहरिया टाउन, उनकी तरफ से मुश्तरका एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप लोगों का जो हक है वो मिला जाए, और 2018 का शायद फैसला था उसके मुताबिक आप लोगों को प्लाट या उसका जो पैसे हैं वो वापस मिले। लेकिन अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी आप बताइएगा। दूसरा ये है कि आज सोशल मीडिया पे खास तौर पर आपने भी पढ़ा होगा जाहिर है, और मैंने भी देखा बहुत सारे मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ लंदन की अदालत से जो फैसला आया, उनकी जो वीजा की एक्सटेंशन और वीजे की जो मुद्दत थी उसके हवाले से उनकी अपील भी अब मुस्तरद हो चुकी है। तो क्या वो फैसला आपने पढ़ा? और क्या अगर लंदन से इस तरह के फैसले आ सकते हैं तो क्या पाकिस्तान की अदालतों से फैसला नहीं आ सकते? अब ओवरसीज पाकिस्तानी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तवक्कुआत हैं? क्या ऐसा ही चलता रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाहिद भाई। पहले तो जो आपने सवाल किया कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन थी उस पर क्या हुआ, तो बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हम बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए थे कि जो मुतासरीन है मेरे टाउन के, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है मेरे टाउन कराची के अंदर, उनकी दाद रसी की जाए, उनको इंसाफ दिलाया जाए। खरबों रुपए वहाँ पर फंसे हुए हैं फैक्ट्रीज के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब ने एक मामूली सा जो उनका जो रेड टेप वाला जो ऑब्जेक्शन होता है वो लगा दिया कि आप उस फैसले के अंदर आप पार्टी नहीं थे जिस फैसले की आप इम्प्लीमेंटेशन मांगने आ रहे हैं। यानी जिन जिन लोगों के लिए जिस थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मेरा टाउन को लैंड ग्रांट की थी, आप उन्हीं थर्ड पार्टी को, उन्हीं अलॉटीज को ये कहकर रिलीफ नहीं दे रहे कि आप उस मेजर जो डिसीजन था उसमें आप पार्टी नहीं थे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ थी, जिसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी रजिस्ट्रार ऑफिस ने। उसके बाद फिर हमने 17 नवंबर को उसकी अपील दाखिल की उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ। लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह मामला जो है वो कितनी सुस्त रवि का शिकार है, अब तक हमें उसकी जो अपील है उसका नंबर तक अलाट नहीं हुआ। हम इस इंतजार में कब हमारा अपील का नंबर अलाट हो और कब हमें ये मौका मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात के ऊपर राजी कर सकें कि हमारी एप्लीकेशन को बहाल करें। तो ये इस वक्त ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसका ये अहवाल है। अब यहाँ से बहुत अहम बात ये शुरू होती है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया जो है वो मुतासिन को, ये बहरिया टाउन में जो फ्रॉड हुआ है, जो लैंड ग्रैबिंग हुई है, उसके ऊपर क्या रवैया रखे हुए हैं। और एक बाहर की जो कोर्ट है, जो यूके की हाई कोर्ट है, उसने जो वीज़ा कैंसिल किया था होम डिपार्टमेंट ने मलिक रियाज का, उनके बेटे अली मलिक रियाज का, उसके ऊपर क्या डिसीजन दिया है। ये पूरा डिसीजन मेरे सामने मौजूद है, ये मैंने वहाँ से अरेंज किया है। 25 पेजेस का ये डिसीजन है। इसको आप पढ़ें तो आपको हैरानी होगी कि इस कदर उन्होंने इस पर वक्त सर्व किया है। उन्होंने वो डिसीजन जो 2018 में मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो 3 हुक्मी बेंच ने, जिसमें उन्होंने मालूम किया था, बताया था कि किस तरह ये जो लैंड की कंसोलिडेशन हुई है वो इलीगल है। और उसके बाद जो 2019 के मार्च में डिसीजन आया कि उनको लैंड क्यों ग्रांट की जा रही है और उसकी वजह क्या है, कितनी अमाउंट दी जा रही है। इन सब डिसीजंस को इस फैसले के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है यूके की हाई कोर्ट ने। इन डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर ये कहते हुए कि इन तमाम बातों से ये मालूम होता है कि मलिक रियाज और उनके साहबजादे और जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं और बहरा टाउन जो एक एज ए कंपनी एक पूरा फ्रॉड और करप्शन का गढ़ बना हुआ है। इस वजह से वो ऐसे लोगों को अपने मुल्क में दाखिला ही नहीं देना चाहते। 2011 में उन्होंने उनको मल्टी एंट्री 10 साल का वीज़ा उन्होंने जारी किया था, जो 2021 के अंदर मिड 2021 के अंदर वो एक्सपायर हो रहा था। लेकिन 2019 में दिसंबर की शायद 12 तारीख को होम डिपार्टमेंट ने उनके वीज़ा जो है ना वो कैंसिल कर दिए थे। उसके खिलाफ फिर उन्होंने ट्रिब्यूनल में गए, मलिक रियाज और अली मलिक रियाज। ट्रिब्यूनल ने फिर उनका जनवरी के अंदर डिसीजन दिया कि आपका जो वीज़ा कैंसिलेशन था बिल्कुल करेक्ट हुआ। उसके बाद फिर वो उसको हाई कोर्ट में ले गए और अब 26 नवंबर यानी कल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा डिसीजन दिया है कि जो होम डिपार्टमेंट ने आपके वीज़ा कैंसिल किए थे इस बुनियाद पे कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, आप पाकिस्तान में भी और यहाँ में भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो आप कर रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको नापसंदीदा शख्स करार देते हुए आपके वीज़ा कैंसिल किए जाते हैं। कोर्ट तो ने भी इसको इसमें अपहेल्ड फजील किया भाई, है। ये जो मतलब देखने में आया है, तो इसका मतलब ये है कि मलिक रियाज और उनके साहबजादे या उनके डायरेक्टर्स जो हैं अब तो इंटरनेशनल करप्ट साबित हो चुके हैं। अच्छा, इस फैसले में तो उन्हीं जमीनों का हवाला भी दिया गया है ना, जो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी या सिंध हुकूमत की जमीनें जो गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई बहरिया टाउन को, या किसी न किसी तरीके से कब्जा किया गया, उन्हीं जमीनों का ही हवाला दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पेज नंबर से यहाँ से बताता हूँ। शुरू में तो इसके जो डिसीजन के पेजेस हैं वो बता रहे हैं कि क्या अपील थी और इसके ऊपर
क्या जवाब दाखिल किया गया। पेज नंबर 6 के ऊपर है कि उसमें ये इस डिसीजन के अंदर जो यूके की हाई कोर्ट ने दिया है उसमें ये बताया गया है कि बहेरिया टाउन आप और आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से गैर कानूनी तौर पे तबादला किया फंड्स का, और उसमें जो ये पैसे थे ये कहाँ से आए, ये उन्होंने बाकायदा इसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है कि ये जो बहेरिया टाउन कराची में जितना भी फ्रॉड हुआ था ये उसी पैसे को पार्क करने के लिए यूएई से, और उसकी कुछ अमाउंट यूएई से, कुछ डायरेक्टली, कुछ किसी तरीके से यूके के अंदर लाया गया। तो उन्होंने इस पेज नंबर 6 के ऊपर उसको इनकॉर्पोरेट किया है। और इसमें ये भी उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उन्होंने कोर्ट करते हुए कहा है 4 मई 2018 डिसीजन कि जो कोर्ट ने खुद डिसीजन देते हुए कहा था, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि द ग्रांट of the land to MDA for incremental housing scheme proved to be a gimmick to accomplish the agenda of Malik Riaz, aiming his personal enrichment at the cost of the state and the people. It is thus a brazen betrayal to the trust of the state and the people, and a blatant fraud to the state. Which strongly supports this conclusion कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ही आपको ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपने तमाम जो बहेरिया टाउन कराची के अंदर जो भी एक्टिविटी की थी, लैंड का हासिल करना और वहाँ पे लोगों को ज़मीन बेचना, ये सब प्री प्लान एक फ्रॉड था। और इससे आपके करैक्टर पर, आपके किरदार के ऊपर, आपकी जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और जो आपके साथ लोग शामिल हैं, ये जो आपके अराउंड चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर सवालिया निशान है और आप एक काबिल एतराज़ शख्स के तौर पर सामने आते हैं। तो लिहाजा ऐसे शख्स को बरतानिया में आने जाने की या रहने की जो इस्तेकाक हासिल नहीं है, इनका कहने का मकसद ये है। जी, बिल्कुल इसी तरह। इसके साथ-साथ आगे बढ़ते हुए ये एक डिसीजन था जो उन्होंने कोर्ट किया, जो बहेरिया टाउन कराची के हवाले से था। उसके साथ उन्होंने जो फेक अकाउंट जो केस था, उसको भी उन्होंने यहाँ पे कोर्ट किया है। फेक अकाउंट केस आप जानते हैं कि वो था जिसके अंदर तकरीबन 4.5 आसिफ जरदारी साहब और दीगर जो भी उसमें नामजद है। जी हाँ, बिल्कुल। 4.5 के करीब इसमें ट्रांज़ैक्शंस हुई थी और जो अकाउंट्स है वो पकड़े गए थे, और उसमें तकरीबन 10 अरब से ज़ायद रुपए की जो अमाउंट थी वो बहेरिया टाउन कराची ने या मलिक रियाज़ ने इस पर्पज़ के लिए वो 10 अरब रुपए की अमाउंट ट्रांसफ़र की थी इनके अकाउंट्स के अंदर, जो घूमते घुमाते, इसको लेयरिंग कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, घूमते घुमाते हुए जो जो इन बहेरिया टाउन कराची के अंदर उनको फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग थे, अब जैसे नाम ले रहे हैं कि वो हमारे सिंध की गवर्नमेंट के अंदर जो ज़िम्मेदारान हैं, उन तक वो अमाउंट पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ सियासतदान और वुज़रा कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेज नंबर 7 के ऊपर जजमेंट लिखा हुआ है कि फेक बैंक अकाउंट्स indicated that money deposited by Bahir Town into fake accounts coupled with the interviews of relevant persons had revealed that Bahir Town had used artificial joint venture instruments and artificial real estate gains to disguise kickbacks as ostensibly legitimate gains. Further, that evidence revealed during the investigation of Bahir Town ICON project shows that the institutional collusion of the government departments in Sindh in favor of Bahia to build a real estate empire in Karachi. ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरह आपने किक्स बैक देते हुए फेक ज्वाइंट वेंचर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, यानी आपने पार्टनरशिप दिखाई कि बहेरिया टाउन आइकन के अंदर किस तरह 50% का गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो कंपनी है वो और बहेरिया टाउन आपस में ज्वाइंट होल्डिंग करते हुए बहेरिया टाउन आइकन टावर बनाते हैं, और उसमें जो उसके अलावा जो बहेरिया टाउन कराची है उसमें किस तरह आप जो जो लैंड है जिसकी कीमत इतनी नहीं है वो, लेकिन आप क्योंकि उसमें से फाइनेंशियल गेन हासिल करना तो उसकी आप ज़्यादा रकम बता के, ये वो नहीं जो गवर्नमेंट को जा रही है, ये वो जो पर्सन्स को जा रही है, वहाँ से आप गेन हासिल करते हैं ताकि ये लगे कि आपकी इनकम ये जेन्युइन है, हालांकि वो एक तरह से वो जो करप्शन वाली अमाउंट थी उसको छुपाने का तरीका है। ये यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। तो ठीक है। यहाँ पे आगे अच्छा बढ़ते हुए जी जी जी, जी। फजील साहब एक चीज़ कुछ अर्सा पहले भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उन्होंने इनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया था। उसके बाद देखिए पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सारे ज़्यादातर मुतासिरीन हैं बहरिया टाउन के, कराची के भी लाहौर से भी और ख़ास तौर पर रावलपिंडी से भी हैं। तो वफ़ाकी हुकूमत से आप लोगों ने राब्ता नहीं किया? जिस तरह अदालतों से भी दरख़्वास्तें दायर कर रहे हैं, तो वफ़ाकी हुकूमत तो बहुत बड़ा सरमाया मानती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तो वो आपको इंसाफ़ नहीं दिला पा रहे, किसी तरीके से आप राब्ता करें उनसे, आपके मुतासिरीन इमरान खान साहब से राब्ता करें? जी, हमने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है आप डायरेक्टली इन बड़े वाहनों तक नहीं पहुँच सकते। बात तो बहुत होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान हमारे असासा हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो असासे हैं,
वो स्टेक पे लगे होते हैं, ना उनकी जो अगर वो पाकिस्तान प्रॉपर्टी है ना वो बच पाती है, ना वो जो फंड्स भेजते हैं वो बच पाते हैं। रब्ता करने के लिए हम ज़्यादा उनसे ट्विटर के ऊपर या उनको ईमेल्स के ज़रिए हम ईमेल्स हमने बेशुमार ईमेल्स की। इसके अलावा जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेशुमार कंप्लेंट्स की, उनको ट्विटर्स के ऊपर टैग किया जाता है, उनसे रब्ता किया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, तो कोई आखिर रिस्पॉन्स नहीं। करेंगे क्या? आखिर करेंगे क्या? क्या एक इंटरनेशनल सतह पर एक करप्ट और फ्रॉडी अगर करार दिया जाए मलिक रियाज साहब को, तो यहाँ पर देखिए इस वक्त अगर कोई सियासतदान होता बरतानी में, अगर उसके ऊपर इतने बड़े इल्जामात लग चुके होते या एक जजमेंट सामने आ चुकी होती तो मीडिया पर एक बहुत बड़ा भूचाल होता। आप भी समझते हैं, एक छोटी सी खबर होती है तो पूरे मीडिया पे चाहिए होती है। अब कल का फैसला है, आज तक मीडिया खामोश है, तो इसका मतलब है कि मलिक रियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप भी इसी तरह रुलते रहेंगे और इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी और भी जो होंगे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जी, लगता है तो ऐसा ही है, लेकिन अ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क को भी, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको कम से कम इस बात से कुछ हया आनी चाहिए कि एक यूके की कोर्ट या यूके के जो होम डिपार्टमेंट है वो दो लोगों को, उनके साथ जो वीज़र हैं, उनकी वीज़ा इसलिए कैंसिल कर रहा है कि उनको अपने मुल्क पर कदम नहीं जमाने दे रहे, कदम रखने नहीं दे रहे कि आप एक बुरे कैरेक्टर के लोग हो, आप करप्शन करते हैं, आपने ज़मीनें छीनी हैं, आपने लोगों को बोकस प्लॉट्स या फाइल्स बेची हैं, उससे आपने खरबों रुपए कमाए। अब वो खरबों रुपए वो अब हमारी ज़मीन पर लेकर आ रहे हैं। हमें ना ऐसा पैसा चाहिए, ना ऐसे लोग चाहिए, हम इस कदर नापसंद करते हैं। तो वो डिसीजन दे रहे हैं हमारे मुल्क के हुक्मरानों के लिए आंखें खोलने का बायस है कि जब वो लोग जिनके मुल्क के अंदर क्राइम भी नहीं हुआ, वो उन लोगों को नापसंद कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में इस कदर ये क्राइम होने के बावजूद, खरबों रुपए हड़प करने के बावजूद भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो इनको अब आंखें खोलनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो तमाम किस्म के माफियाज को डील करेंगे, उनको कानून के शिकंजे में लेकर आएंगे, तो यहाँ से क्यों नहीं शुरुआत की जाए, फजल जबकि इस साहब, पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला भी मौजूद है। जी जी। ये जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कराची रजिस्ट्री में रहे, हम मुख्तलिफ जो ज़मीनों के केस थे वहाँ खड़े होकर सुनते रहे, तकरीबन डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे भी केसेस की समाअत होती रही। अच्छा, ये सुपर हाईवे आपने देखा होगा, और उसके बाद मलिर और इसका एमडीए की जो ज़मीन है, जो मलिक रियाज ने भी जिस पे कब्ज़ा किया और फिर उसके बाद फिर जुर्माना आयद हुआ, उसका चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के सामने तज़किरा ज़रूर किया कि एमडीए की ज़मीनों के ऊपर सुपर हाईवे में जो सरकारी इरादी थी, वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा करके बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी हैं। और उन्होंने एक ज़िक्र भी किया कि बहरिया टाउन के आस-पास भी जाके देखें, लेकिन बहरिया टाउन का ज़िक्र नहीं किया, या मतलब बहरिया टाउन का अपना जो उनके कब्ज़े हैं या मुख्तलिफ लोगों को बेदखल करके प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसका ज़िक्र नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई और यानी कि नसला टावर के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है, तो तमाम सियासी जमातें भी एक्टिव हो जाती हैं, 2 रोज़ से एहतियात जारी है। यहाँ बिल्डिंग्स का जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपना कारोबार ठप कर दिया है, और हम रोज़ तकरीबन जब भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत होती है, जहाँ बहरिया टाउन के मुतासिरीन वहाँ एहतिजाज के लिए, अपने हकूक के लिए आते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, ख़वातीन भी। इसी तरह कई 40-40 साल पुराने जो जिन्होंने प्लाट मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में बुक कराए थे, बिल्डर्स वो उन्होंने प्लाट नहीं दिए, पैसे ले लिए, और ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग जो है जिनके दुनिया से कई प्यारे अपने रुखसत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने ख्वाब देखे थे घर बनाने के, वो धक्के खा रहे हैं। तो उसके इन सारी चीज़ों को देख के फिर आप लोगों के क्या तासुरात होते हैं? क्या अफ़सोस नहीं होता? सर अफ़सोस होता है, बल्कि ये कहें कि जब हम खुद इससे अफ़ेक्टेड हों तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अपनी उम्र भर की कमाई, अपनी उम्र भर के ख्वाब जो हैं वो खो दें, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप खुद उनमें शामिल ना हों। नस्ला टावर की आपने बात की कि नस्ला टावर में कितनी ज़मीन थी जो इल्लीगल थी। हो सकता है कि 150 या 200 जो 300 के स्क्वायर, करीब। हाँ 300 थी, वो इल्लीगल ज़मीन थी, बाकी उनकी लीगल ज़मीन थी। लेकिन क्योंकि वो एनक्रोचमेंट में आ गई, तो इसलिए उसको गिराने का हुक्म दिया गया। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये इसी फैसले के अंदर जो यूपी की हाई कोर्ट फैसला में ये लिख रही है कि उसने जेआईटी का हवाला दिया कि ये पेज नंबर 16 के ऊपर मौजूद है। जेआईटी टेबल के ऊपर, पाकिस्तान की, जो फेक अकाउंट में पाकिस्तान की जेआईटी बनी थी, जी पाकिस्तान में जो बिल्कुल, बनी थी। वहाँ जी हाँ, उसका हवाला देते हुए, यानी अब इन्होंने रिसर्च की है, इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, और इन फैसला जात और इन हकाइक की, इन फैक्ट्स की जो कि नाकाबिल तब्दील हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि वो वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल हो, होम डिपार्टमेंट हो या हाई कोर्ट हो, ये इसका मतलब ये इस तरह लेवल चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे मुल्क में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लोग खामोश हो। वो इसलिए कि लोगों को इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट क्यों है कि ये बता रहा है अकाउंट कि यहाँ पैसे कहाँ जाते हैं, क्यों इंटरेस्ट है, उनको ब्राइब मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, उनका मुंह बंद कराया जाता है। यहाँ पर टेबल के अंदर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जो तकरीबन 25,000 एकड़ पे बेरा टाउन ने कब्जा कर लिया था।
ये उस वक्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको 17 एकड़ तक लिमिट कर दिया था। अब टेबल नंबर 3 के अंदर बता रहा है कि तकरीबन 7,900 स्क्वायर यार्ड ये बेरिया आइकन टावर ने कब्जा किया है। ये तकरीबन कितने 2.2 एकड़ बनता है। वहां पर आपका 300 गज ज्यादा था, यहाँ तकरीबन 2 एकड़ कब्जा है। आप मुझे बताएं क्या सुप्रीम कोर्ट को उसके पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? कि ये मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब ये बेरिया आइकन टावर कब गिराएंगे, जिसके ऊपर तकरीबन 2 एकड़ के ऊपर कब्जा हुआ है बाग कासिम के ऊपर। जी, जी, जी। उसके ऊपर उसका एक रेफ़रेंस अलग से चल रहा है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब और उसके बाद इनके जो दामाद हैं ज़ैन साहब जो है अली ज़ैन वो भी मुल्ज़िम हैं, लेकिन आज तक अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी कोशिश ये है कि वो खुद अदालत में ना आएँ और उसके बाद उनके वकील केस चलाते रहें। ये अलग से रेफ़रेंस चल रहा है लेकिन उसका अब तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका है कि उसमें मज़ीद उस ज़मीन के ऊपर क्या होगा या मज़ीद कोई जुर्माना लिया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें अफ़सोस और दुःख तो इस बात का होता है कि हमारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए। बाहर की अदालतें तो ऐसे जो माफियाज हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करती हैं, लेकिन हमारी अदालतें और हमारे जो आईनी इदारे हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जी, और जो हमारे जिनका काम है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस देने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी किसकी? हुकूमत की और इदारों की है कि वो लोगों के जो असासे हैं, उनकी जो जायदाद जान और माल है उसकी भी हिफाजत करें, और स्टेट की जो भी जायदाद है, जो भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं उनकी भी हिफाजत करें। इसी इसी डिसीजन के अंदर ये भी कोट किया जा रहा है कि तकरीबन 11,297 एकड़ बेरा टाउन ने, बेरा टाउन कराची जो मलिर की लैंड है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। ये स्टेट लैंड है, लेकिन टोटल लैंड जो उस वक्त उन्होंने बताया कि कब्जा की हुई थी, जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो चुकी थी, 25,000 एकड़ तो वो थी जिसको इन्होंने अपने आप को फैला लिया था। लेकिन ये वो एरिया है जिसके ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट कर दी थी, जिसके बगैर किसी कानूनी दस्तावेज के। 11,297 एकड़ स्टेट लैंड थी, लेकिन टोटल लैंड इनके पास जो आ रही थी वो 12,156 आ रही थी। तो ये तकरीबन 800 एकड़ जमीन किसकी थी? ये 800 एकड़ जमीन उन लोगों की थी जो वहां पर सदियों से बैठे हुए हैं। ये जी, जी, वो जी, बिल्कुल। प्राइवेट लैंड थी, ये भी कब्जा की हुई थी। अब बताएं पुलिस जो बजाय इन लोगों की मदद करती, वो इन लोगों को धमका कर इन लोगों से जमीन छीन रही थी। तो यहाँ पर स्टेट कहाँ है? स्टेट तो है ही नहीं। जब आप लोकल लोगों की मदद नहीं कर सकते तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की अमाउंट आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वो फंड्स पाकिस्तान भेजते हैं वो इसलिए कि वो किसी अच्छी जगह पर लगें, अखराजात के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की में उनका किरदार हो। लेकिन जब वो फंड इन बोगस स्कीमों के अंदर कब्जे वाली जगहों पर जाके वहां पर वो जाया हो जाएंगे, तो उससे ना सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क को कौम का भी नुकसान हो रहा है। तो फ़ज़ील साहब आखिर में अगर मैं आपसे गुज़ारिश करूँ तो क्या अपील करेंगे? ये फ़ैसला भी आपके सामने है, जुर्म यहाँ हुआ गो के जुर्म यहाँ हुआ, सज़ा वहाँ मिली तो नहीं लेकिन एक ये है कि उन्होंने अपने मुल्क में कदम रखने से रोक दिया है कि ऐसे करप्ट और फ्रॉडी वहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ की हुकूमत से क्या अपील करेंगे अगर ये हमारी वीडियो किसी तक पहुँचती है तो वो एक्शन लें, आपकी दाद-रसी किस तरह हो सकती है? सर हुकूमत से मैं क्या अपील करूँ? हुकूमत तो खुद खुद इस फैसले के अंदर भी, मैं बार इस फैसले को कोट कर रहा हूँ ताकि ये एक जिंदा मिसाल है। इस फैसले के अंदर बताया गया एनसीए ने जो 190 मिलियन पाउंड जो रिकवर किए थे मलिक रियाज और उनके बेटे या उनकी जो खानदान जिनकी फीमेल्स थी उनके भी अकाउंट से, वहाँ से टोटल 190, इसमें 50 मिलियन का तो वो मेंशन है जो मलिक रियाज साहब ने नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे से थे, हसन नवाज, उनसे तकरीबन 42 मिलियन पाउंड में उन्होंने उनसे खरीदा था। उसकी करंट मार्केट 50 मिलियन है। 140 मिलियन जो थे वो कैश अकाउंट में मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने ब्लैक डर्टी मनी सीज की थी और पाकिस्तान भेजी थी, वो हुकूमत ने उनके साथ एग्रीमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। जबकि जब ये फैसला बता रहा है कि वो डर्टी मनी थी, जब वो डर्टी मनी थी यानी पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा था, तो सुप्रीम कोर्ट जी। में वो कैसे जाके जमा हो सकता है? लेकिन ये शायद 6 दिसंबर 2020 की बात है, 6 दिसंबर 2019 की बात है, जब शहजाद अकबर साहब और मुराद सईद ने इस्लामाबाद में एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि ये पैसा जो आ रहा है हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर कौमी खजाने में जमा कराएंगे। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो करप्शन का पैसा आवाम तक पहुंचाने, कौमी खजाने में पहुंचाने के बजाय जो दोबारा से जो मनी लॉन्ड्रर है, जो जिसने करप्शन उसके पास पहुंचाए, तो आप ऐसी हुकूमत से क्या अपील करेंगे? वो क्या करेंगे? असल में बुनियादी तौर पर तो आप खुद देखें कि अगर साफ़ और शफ़ाफ़ हुकूमतें हों, तो शायद फिर ऐसे लोगों की उनको ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर चाहे वो अफ़सरान हैं उनको ये कोशिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी-सी नौकरी मिल जाएगी बहरिया टाउन में और वहाँ पे सिर्फ़ उनका काम ये होगा कि मुतासरीन को और जिनकी ज़मीन है उनको डराने-धमकाने का काम होगा। तो वो फिर इनकी इसी तरह की मुलाज़मत करते हैं। फिर बैसाखियों वाली हुकूमत तो फिर अपना ही फ़ायदा देखेगी, वो फिर अवाम का फ़ायदा तो नहीं देखती।
बड़ा बड़ा जी, अफ़सोस होता है और हम लोगों के हकूक़ की बात कर रहे होते हैं। हम पूरा दिन अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं, वो हम बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं अवाम के सामने कि इंसाफ़ हो रहा है, हकूक़ मिल रहे हैं। लेकिन फिर जो हमारे ऐसे लोग जो अपनी रोज़ी-रोटी के साथ-साथ अच्छी लाइफ़स्टाइल और अच्छी ज़िंदगी के लिए बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं कि उनके घर वाले या वो खुद अच्छी ज़िंदगी वापस आके गुज़ारेंगे, तो उनके साथ इस तरह धोखा हो जाए, तो फिर समझ लो कि अल्फ़ाज़ ही नहीं मिलते हमारे पास कि उनको इंसाफ़ जो है वो कैसे मिलेगा? जी, बिल्कुल। तो ये जो शहजादपुर साहब हैं, जिनका काम था कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, वो बजाय अकाउंटेबिलिटी के गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने झूठ कहा कि वो ये पैसा कौमी खजाने तक लेकर आएँगे, वो आज तक नहीं लेकर आए। मैं यहाँ पर मैं चीफ जस्टिस हों या जो गवर्नमेंट के अमलदार हों या इमरान खान या उनकी टीम हो, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप चीफ जस्टिस साहब खास खसूसन कि वो गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दें कि गवर्नमेंट पहली पहली फुर्सत में जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका क़याम के लिए कानून साज़ी करे, उसका क़याम अमल में लाए। जो जो पाकिस्तान में पूरे के पूरे पाकिस्तान में खरबों रुपए जो इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर अवाम जो डूब रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको रोकने के लिए पहला कदम ये रेरा जो है, ये हो सकता है। और उसके बाद जो भी फ़ज़ील जिसके ऊपर जो भी करप्शन के चार्जेस सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ बिला कार्रवाई होनी चाहिए और अपनी टीम के अंदर वो ऐसे लोगों को सामने रखें जो खुद भी ऑनेस्ट हों और जो काम करते हों, बातें ना करते हों। हम लोग देख रहे हैं, हम ओवरसीज़ हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस वक़्त भी जो ना जो बातें करने वाले लाउड स्पीकर जो है ना वो ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के अंदर या मिनिस्टर्स के अंदर, काम करने वाले बहुत कम हैं। इससे परफॉर्मेंस नहीं आएगी जब तक कि आपके पास ऐसी टीम हो जो परफॉर्म करती हो, तभी आगे कंट्री आगे बढ़ेगी। फ़ज़ील साहब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी और हो सकता है इसी ज़रिए, इसी वीडियो के ज़रिए कहीं न कहीं पैगाम ज़रूर पहुँचे। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौज़ू के साथ भी हम आपके साथ इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका असर ज़रूर हो और हमारे जो कौमी मीडिया है, उनको भी थोड़ी-सी हया आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम बेनकाब तो करें। अवाम के सामने तो लाएँ कि वो जो मुक़द्दस गाय बन के घूमते हैं और फिर बड़ी-बड़ी मसाजिद बनवाते हैं, उसके बाद फिर लंगर और खैरातें भी करते हैं, लोगों का इलाज भी करने का दावा करते हैं, लेकिन असल जिनके हकूक़ हैं, उनको हकूक़ नहीं देते। तो ये सारे फिर ये खैरात और लंगर ये किस काम के होंगे? हम कोशिश करेंगे कि आप सबके मसाइल जो हल हों और किसी न किसी तरीके से जिस तरह मदद कर सकते हैं, हम भी करते करते रहें और अल्लाह ताला आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।